क्या हो अगर सबसे छोटे देश हम सभी के बारे में सबसे बड़े रहस्य छुपाए हों। नेपाल एक शांत पहाड़ी राष्ट्र की तरह दिखता है, आसमान में उकेरा गया और दैत्यों के बीच बंद। लेकिन जब वैज्ञानिकों ने इसके डीएनए को खोला तो उन्हें एक झटका लगा। इस एक छोटी सी भूमि में विलुप्त मनुष्यों के भूत जीन, मलेरिया को हराने वाले उत्परिवर्तन और ऐसी भाषाएं हैं जिनका पृथ्वी पर कहीं कोई परिवार नहीं है। यह यूरोप से भी अधिक जटिल एक आनुवंशिक संग्रहालय है, और यह जो प्रकट करता है वह केवल नेपाल की कहानी नहीं है। यह मानवता का खाका है, खून, हड्डी और स्मृति में छुपा हुआ। क्या हो अगर विश्व के नक्शे पर डाक टिकट से भी छोटा देश पूरे महाद्वीप का डीएनए लेकर चले। वह देश नेपाल है। दुनिया इसे एक दूर दराज की जगह के रूप में देखती है, भारत और चीन के बीच बंद, हिमालय द्वारा उकेरा गया और सबसे ऊंचे पहाड़ों का घर। बाहर से देखने पर यह छोटा, मौन और इतिहास की बड़ी गतिविधियों से सील किया गया लगता है। लेकिन इसके लोगों के अंदर कुछ ऐसा है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। सतह के नीचे नेपाल एक कहानी की भूमि नहीं है, बल्कि सैकड़ों की है, जो इसके लोगों के खून में संचित है। इतने छोटे देश के लिए इसकी आनुवंशिक कहानी चौंकाने वाली जटिल है। वास्तव में वैज्ञानिकों ने पाया है कि नेपाल में संयुक्त यूरोप से अधिक पूर्वजों की परतें हैं। यह केवल आश्चर्यजनक नहीं है, यह कल्पना करना लगभग असंभव है। कैसे अक्सर अलग थलग कहा जाने वाली भूमि में अतीत की इतनी आवाजें हो सकती हैं? उत्तर यह है कि अलगाव केवल सच का एक हिस्सा है। नेपाल के पहाड़ दीवारों की तरह लग सकते हैं, लेकिन वे चौराहे भी हैं। उन्होंने लोगों को सदियों तक अलग रखा है, फिर भी साथ ही साथ वे गुप्त दरवाजों की तरह काम करते रहे हैं, जहां समूह मिले, मिश्रित हुए और आगे बढ़े। जब आप नेपाल के कई समुदायों के डीएनए को ध्यान से देखते हैं, तो आप केवल एक मूल नहीं देखते, आप हर दिशा से आए प्रवास देखते हैं। मैदानों से किसान, पठारों से चरवाहे, जंगलों से संग्राहक, और यहाँ तक कि दर्ज इतिहास से कहीं अधिक पुराने मानव समूहों के संकेत भी। इनमें से कुछ पैटर्न परिचित लगते हैं, जैसे इंडो आर्यन पूर्वज जिन्होंने दक्षिण एशिया का बहुत हिस्सा आकार दिया। लेकिन अन्य अजीब लगते हैं, लगभग विदेशी, जैसे उन लोगों की गूंज जिन्हें हम तब तक नहीं जानते थे जब तक वैज्ञानिकों ने मानव डीएनए का कोड नहीं खोला। यही कारण है कि नेपाल महत्वपूर्ण है। यह केवल विविधता के बारे में नहीं है, यह डिजाइन के बारे में है। कैसे विभिन्न समूहों ने हजारों वर्षों में अनुकूलन किया, प्रतिरोध किया या मिश्रण किया। यह अस्तित्व के बारे में है। पतली हवा के लिए ट्यून किए गए जीन, घातक बीमारियों के लिए, ऐसे वातावरण में जीवन के लिए जिसे अन्य सहन नहीं कर सकते थे। और यह रहस्यों के बारे में है, मानव इतिहास के सुराग जो लगभग खो गए थे, छुपी घाटियों में छोटे समुदायों के खून में संरक्षित। यह केवल विविधता नहीं है, और इतिहास से भी पुराने रहस्य हैं। केवल किलोमीटर दूर के गांव कैसे ऐसे जीनोम ले जा सकते हैं जो अलग दुनिया के लगते हैं। यह नेपाल का विरोधाभास है। एक तरफ इसके भूदृश्य को काटने वाले पहाड़ गहरा अलगाव पैदा करते हैं। समुदाय अक्सर कम संपर्क के साथ सदियों तक एक ही घाटियों में रहे। दूसरी तरफ वही पहाड़ छुपे हुए मार्गों की तरह काम करते थे। व्यापारियों, प्रवासियों और परिवारों ने रास्ते खोजे, अपनी यात्राओं के संकेत रुके हुए लोगों के डीएनए में छोड़ते गए। जब वैज्ञानिकों ने पूरे नेपाल के गांवों का अध्ययन किया तो उन्होंने कुछ असामान्य पाया। एक घाटी में डीएनए समय में लगभग जमा हुआ दिखता था, पीढ़ियों तक बाहरी प्रभाव के कम संकेत दिखाता था। लेकिन थोड़ी दूरी पर ही
दूसरे समुदाय में इतना जटिल मिश्रण था कि कोई एक मूल का पता नहीं लगाया जा सकता था। ऐसा लगता था जैसे कई दिशाओं के लोगों ने वहां अपनी छाप छोड़ी हो। यह तीखा विपरीत चरम मिश्रण के बगल में शुद्ध अलगाव नेपाल को दुनिया के आनुवंशिक नक्शे में अलग बनाता है। कारण भूगोल में निहित है। पहाड़ सैकड़ों वर्षों तक परिवारों को अलग कर सकते हैं। एक ही छोटी या नदी नियमित संपर्क रोक सकती है। अनूठे डीएनए हस्ताक्षर संरक्षित करती है, लेकिन साथ ही ये भूदृश्य छुपे हुए गलियारे रखते हैं। छोटे दर्रे, जंगली रास्ते और नदी घाटियां चुपचाप क्षेत्रों को जोड़ते थे। सहस्राब्दियों में समूह उनके माध्यम से गए, धीरे धीरे और मौन रूप से अपने पूर्वजों के टुकड़े छोड़ते गए। जो परिणाम निकलता है वह चिकना मिश्रण नहीं बल्कि तीखा मोज़ेक है। पिघलने वाले बर्तन के विपरीत, जहां अंतर एक में धुंधला हो जाता है, नेपाल तेज किनारों से भरा है। एक जगह आप मजबूत पूर्वी एशियाई पूर्वज देखते हैं, दूसरे में स्पष्ट इंडो आर्यन जड़ें, दूसरे में प्राचीन संग्राहकों के संकेत। ये पैटर्न एक दूसरे को रद्द नहीं करते, वे एक साथ बैठते हैं गांव गांव, अक्सर मिश्रण के बिना। यही कारण है कि नेपाल को एक साथ स्तरित इतिहासों के पैचवर्क के रूप में बेहतर समझा जाता है, एक एकल कहानी के रूप में नहीं। मोज़ेक का हर टुकड़ा अपनी शक्ति, अपना अनुकूलन, अस्तित्व की अपनी स्मृति जोड़ता है, और जितना करीब आप देखते हैं, अंतर उतना ही स्पष्ट होता जाता है। विविधता दुर्घटना नहीं है, यह इस बात का प्रत्यक्ष परिणाम है कि भूगोल ने लोगों के विकल्पों को कैसे आकार दिया। वे किससे शादी करते थे, कहाँ जाते थे और कैसे बचे रहते थे। नेपाल इतिहास को धुंधला नहीं करता, यह इसे तेज करता है। क्या हो अगर आज के पहाड़ी लोग कभी जंगली लोग थे? यह नेपाल के डीएनए से मिले सबसे आश्चर्यजनक सबकों में से एक है। जिन समूहों को हम अक्सर उच्च भूमि चरवाहों या किसानों के रूप में देखते हैं, जैसे तमांग, मगर और नेवार, उनके पास मातृ डीएनए है जो तिब्बत की ठंडी ऊंचाइयों से मेल नहीं खाता, बल्कि यह दक्षिण पूर्व की ओर इशारा करता है। म्यांमार, उत्तर पूर्वी भारत और मानसून के जंगलों द्वारा आकारित भूमि की ओर। यह कोई छोटा सुराग नहीं है। मातृवंशावली मां से बच्चे तक पारित लंबी स्मृति लाइनों की तरह है, और इन समूहों में, उन लाइनों में से कई उन पूर्वजों से जुड़ती हैं जो कभी उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में रहते थे, अल्पाइन चोटियों पर नहीं। उनके आनुवंशिक हस्ताक्षर हजारों साल पहले नेपाल में प्रवेश करने वाले प्रारंभिक तिब्बती बर्मी प्रवासियों की कहानी लेकर चलते हैं। उत्तर से चढ़कर नहीं, बल्कि पहाड़ियों और जंगल गलियारों के माध्यम से बाजू से जाकर। 6000 साल पहले, जब दुनिया का बहुत हिस्सा अभी भी खेती सीख रहा था, कम ऊंचाई के संग्राहक और तिब्बती बर्मी बोलने वाले पहले से ही पूर्वी नेपाल में जा रहे थे। उन्होंने गति या हिंसा से जीत नहीं की, वे धीरे धीरे बहे, घाटियों में धाराओं की तरह, अपनी भाषाएं, अपने अनुष्ठान और जंगल की गर्मी और जंगल नदियों के लिए बने अपने जीन लेकर। यही कारण है कि आज इन समूहों में से कई तिब्बती बर्मी भाषाएं बोलते हैं और तिब्बत को अपने सांस्कृतिक संदर्भ बिंदु के रूप में देखते हैं। लेकिन जब वैज्ञानिक मात्र डीएनए को देखते हैं तो कहानी बदल जाती है। यह उत्तर की ओर इशारा नहीं करती, यह दक्षिण पूर्व की ओर इशारा करती है। यहीं पर विरोधाभास शक्तिशाली हो जाता है। संस्कृति और खून हमेशा सहमत नहीं होते। भाषा उधार ली जा सकती, संस्कृति और बैली होते अनुकूलित की जा सकती है, यहां तक कि नई पहचान के अनुकूल बनाने के लिए बदली भी जा सकती है।
लेकिन डीएनए गहरा रिकॉर्ड रखता है। इसलिए जबकि तमांग, मगर और नेवार उस तरह से बोल सकते हैं जो उन्हें तिब्बती पठार से जोड़ता है, उनकी मातृ लाइनें हमें बताती हैं कि वे एक पुरानी स्मृति रखते हैं, जंगलों, नदियों और नम पहाड़ियों की। यह एक अनुस्मारक है कि मानव पहचान स्तरित है। आप अनुष्ठानों को फिर से लिख सकते हैं, गठजोड़ बदल सकते हैं या नया भाषण सीख सकते हैं, लेकिन शरीर याद रखता है। खून उन रास्तों का हिसाब रखता है जो लिखित इतिहास से बहुत पहले चले गए थे। नेपाल में यह स्त्रीकरण अपवाद नहीं है, यह नियम है, और यह हमारी तथाकथित पहाड़ी लोगों की समझ को बदल देता है। उनमें से कई बर्फ से नहीं ही ज्यादातर बल्कि बारिश से पैदा हुए थे। वे केवल तिब्बत से नहीं आए, वे जंगलों से भी उठे। कुछ पड़ोसी मिट्टी और आसमान साझा करते हैं, लेकिन वही मानव कोड नहीं। यह नेपाल के शेरपा का मामला है। वे अन्य हिमालयी समूहों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर रहते हैं, एक ही घाटियों में खेती, पशुपालन और व्यापार करते हैं। लेकिन जब वैज्ञानिकों ने उनके डीएनए का अध्ययन किया तो उन्हें कुछ चौंकाने वाला मिला। शेरपा जीनोम लगभग पूरी तरह से सील है। उनके 94% पूर्वज पूर्वी एशिया से आते हैं। उनके आसपास के इंडो आर्यन या तिब्बती बर्मी समूहों से कोई सार्थक मिश्रण नहीं है। यह एक स्पष्ट प्रश्न उठाता है, कैसे एक समूह सदियों तक एक ही भूदृश्य में रह सकता है लेकिन आनुवंशिक रूप से अछूता रह सकता है? उत्तर इतिहास है। शेरपा कई अन्य समूहों की तरह लंबे समय तक नेपाल में नहीं बढ़े। वे बहुत बाद में आए, केवल 500 साल पहले। उनके पूर्वज राजनीतिक और धार्मिक संघर्षों के दौरान तिब्बती पठार से भाग गए थे। कम समय में उन्होंने पृथ्वी पर कुछ सबसे कठोर इलाकों को पार किया और नेपाल में स्थायी रूप से बस गए। लेकिन जो उनकी कहानी को असाधारण बनाता है वह केवल यह नहीं है कि वे कितनी हाल में आए, यह वह है जो वे अपने साथ लेकर आए। उनके खून के अंदर छुपा हुआ है एक आनुवंशिक उपहार जिसकी किसी ने अपेक्षा नहीं की थी। यह एक एकल जीन एपिजेक के रूप में आता है जो नियंत्रित करता है कि शरीर ऑक्सीजन को कैसे प्रोसेस करता है। अधिकांश मनुष्यों के लिए ऊंचाई पर रहने का मतलब है परेशानी। पतली हवा शरीर को खून गाढ़ा करने पर मजबूर करती है, जो दिल पर तनाव डालती है और मौत का जोखिम बढ़ाती है। लेकिन शेरपा में कोई ऐसी समस्या नहीं दिखती। उनके शरीर कम ऑक्सीजन को लगभग आसानी से संभालते हैं। जब वैज्ञानिकों ने इस जीन का पता लगाया तो उन्होंने एक खोज की जिसने आनुवंशिकी के क्षेत्र को हिला दिया। अपाजेक आधुनिक मनुष्यों में उत्पन्न नहीं हुआ, यह डेनिसोवन से आया, एक प्राचीन मानव प्रजाति जो होमोसेपियंस के आने से बहुत पहले तिब्बती पठार पर रहती थी। किसी समय आज के शेरपा के पूर्वजों ने डेनिसोवन के साथ संकर प्रजनन किया और अपाजेक जीन उनके वंश में प्रवेश कर गया। जो एक साधारण संस्करण लगता है वह वास्तव में एक अस्तित्व खाका है जो एक ऐसी प्रजाति द्वारा छोड़ा गया जो अब अस्तित्व में नहीं है। यह केवल अनुकूलन नहीं है, यह मानव इतिहास में प्राकृतिक चयन के सबसे मजबूत ज्ञात मामलों में से एक है। जीन इतना सटीक रूप से उच्च ऊंचाई के अस्तित्व के लिए ट्यून किया गया है कि ऐसा लगता है जैसे विकास ने धीमे रास्ते को छोड़कर आगे छलांग लगा दी हो। पीढ़ियों के परीक्षण और त्रुटि के बजाय शेरपा को एक समाधान विरासत में मिला जो पहले से ही दूसरी प्रजाति द्वारा सिद्ध कर दिया गया था। इस खोज का भावनात्मक भार अपार है। इसका मतलब है कि शेरपा ने केवल पहाड़ों में जीवित नहीं रहे, वे उनके कार्य लिए बहुत पहले से तैयार थे। यहां तक कि वहां पहुंचने से भी पहले उनकी सांस एक विलुप्त प्रजाति की विरासत रखती है।
उनका अस्तित्व उन पूर्वजों द्वारा संभव बनाया गया जिनसे हम अब मिल नहीं सकते। यह शेरपा विरोधाभास है। अलगाव ने उनके जीनोम को संरक्षित किया, विकास ने उनके खून को अपग्रेड किया, और अतीत का एक भूत, डेनिसोवन, ने उन्हें एक फायदा दिया जो पृथ्वी पर किसी और के पास नहीं है। अपने पड़ोसियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर वे एक ही आसमान के नीचे रहते हैं, लेकिन उनका कोड दूसरी दुनिया का है। क्या हो अगर एक लोग ऐसी भाषा रखते हों जिसके कोई रिश्तेदार न हो, कोई परिवार न हो, कोई वृक्ष न हो। यह कुसुंडा का मामला है, नेपाल के सबसे रहस्यमय समूहों में से एक। उनकी भाषा चीनी, तिब्बती, इंडो यूरोपीय या द्रविड़ परिवारों का हिस्सा नहीं है। यह तिब्बती, बर्मी से भी नहीं जुड़ती, जो उनके कई पड़ोसी बोलते हैं। भाषाविद इसे एक सच्चा अलग कहते हैं, एक भाषा जो पूरी तरह से अकेली खड़ी है, जैसे एक पौधे से एक पत्ता जिसका पेड़ अब अस्तित्व में नहीं है। लेकिन पहेली भाषा पर समाप्त नहीं होती। जब शोधकर्ताओं ने कुसुंडा डीएनए का अध्ययन किया तो उन्हें कुछ उतना ही असामान्य मिला। इंडो आर्यन या तिब्बती पूर्वजों के मजबूत संकेत दिखाने के बजाय उनके जीनोम में प्राचीन दक्षिण एशियाई संग्राहकों के गहरे चिह्न थे। वे लोग जो हजारों साल पहले उपमहाद्वीप में रहते थे, खेती, राज्यों या लिखित इतिहास से बहुत पहले। ये वंशावलियां उस समय तक फैली हैं जब इस क्षेत्र के मनुष्य शिकारी संग्राहक थे, पत्थर के औजारों के साथ जंगलों और घाटियों में घूमते थे। यह कुसुंडा को महत्वपूर्ण बनाता है क्योंकि वे नेपाल की कहानी में तीसरा धागा दर्शाते हैं। लंबे समय तक इतिहास को दो धाराओं में समझाया गया, उत्तर पश्चिम से आने वाले इंडो आर्यन और उत्तर और पूर्व से जाने वाले तिब्बती बर्मी। लेकिन कुसुंडा किसी भी में फिट नहीं होते। वे उन प्रवासों से पुराने हैं, उन लोगों का रिकॉर्ड रखते हैं जो दूसरों के आने से पहले यहां रहते थे। उनकी भाषा और डीएनए केवल बचे हुए नहीं हैं, वे अनुस्मारक हैं कि नेपाल की सबसे शुरुआती आवाजें आज हम जो सुनते हैं उससे अलग थीं। जीतने वाले समूहों के विपरीत कुसुंडा सेनाओं या राज्यों के साथ विस्तार नहीं करते थे, बल्कि वे पीछे हटे। जैसे जैसे नए लोगों की लहरें नेपाल में प्रवेश करती गईं, वे जंगलों और पहाड़ियों में वापस चले गए, संख्या में छोटे और छोटे होते गए। अस्तित्व शक्ति के माध्यम से नहीं, बल्कि मौनता के माध्यम से आया। प्रभुत्व के माध्यम से नहीं, बल्कि हाशिए पर रहने के माध्यम से। यह उन्हें नाजुक लेकिन कीमती भी बनाता है। वे हमें दिखाते हैं कि मानव इतिहास केवल विजेताओं, जीतने वालों या बहुमत के बारे में नहीं है। यह उन लोगों के बारे में भी है जिन्होंने अलग होना चुना, जिनकी कहानियां लगभग गायब हो गईं लेकिन फिर भी खून और सांस में जीवित हैं। कुसुंडा एक अनुस्मारक है कि पहचान केवल विजय से नहीं बनती, कभी कभी यह वापसी से संरक्षित होती है। वे सेनाओं के रूप में नहीं बल्कि पिताओं के रूप में आए। लगभग 4 हैं। कपुरलान 1000 साल पहले स्टेप प्रवासियों के छोटे समूह मध्य एशिया से दक्षिण की ओर भारतीय उपमहाद्वीप और अंततः नेपाल में गए। वे पोंटिक कैस्पियन स्टेप के घोड़ा सवार कुल थे, अपने साथ भाषाएं, अनुष्ठान और वंशावलियां लेकर आए जो दक्षिण एशिया पर गहरी छाप छोड़ने वाली थीं। उनके आगमन का आनुवंशिक संकेत स्पष्ट है। नेपाल के उच्च जाति के समूहों में, विशेष रूप से ब्राह्मण और क्षत्रियों में, वैज्ञानिकों ने रेखा जतिरानवे के रूप में ज्ञात वाई गुणसूत्र मार्कर पाया। यह वंशावली उत्तरी भारत और मध्य एशिया की आबादी के साथ व्यापक रूप से साझा की जाती है। नेपाल को स्टेप प्रवासों से सीधे जोड़ती है। जो उल्लेखनीय है
वह यह है कि यह मार्कर पितृ लाइनों में मातृ लाइनों की तुलना में कहीं अधिक पाया जाता है। इसका मतलब है कि आंदोलन पुरुष संचालित था। छोटी संख्या में पुरुषों ने बड़ा आनुवंशिक पद चिह्न छोड़ा। इतनी छोटी संख्या का इतना व्यापक प्रभाव कैसे हुआ? उत्तर संस्कृति में निहित है। ये प्रवासी केवल भाषा और अनुष्ठान नहीं लाए, उन्होंने जाति और पदानुक्रम के आसपास समाज को संरचित किया। विवाह और विरासत के नियमों के माध्यम से उन्होंने खुद को शीर्ष पर स्थापित किया और सुनिश्चित किया कि उनकी वंशावलियां अपने वास्तविक जनसंख्या आकार से कहीं अधिक व्यापक रूप से फैलें। यह नियंत्रित करके कि कौन किससे शादी कर सकता है, उन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी आनुवंशिक उपस्थिति को गुणा किया। यही कारण है कि नेपाल में इंडो आर्यन पूर्वज असमान दिखते हैं। उच्च सामाजिक स्तरों पर स्टेप मूल की पितृवंशावलियां मजबूत हैं, लेकिन घाटियों और मध्य पहाड़ियों में लोग एक ही भाषा बोल सकते हैं या एक ही अनुष्ठानों का पालन कर सकते हैं, जबकि बहुत अलग आनुवंशिक पृष्ठभूमि रखते हैं। कुछ में पूर्वी एशियाई मातृ लाइनें, अन्य में प्राचीन संग्राहकों के निशान। विपरीत तीखी है। शीर्ष पर बड़े प्रभाव वाली छोटी संख्या में नए आने वाले, जबकि बाकी समाज पुरानी वंशावलियों का मिश्रण बना रहा। यह दिखाता है कि संस्कृति जीन को कैसे बढ़ा सकती है। मुट्ठी भर स्टेप पिताओं ने पूरे समूहों की पहचान को फिर से आकार दिया, तलवार से विजय के माध्यम से नहीं बल्कि सामाजिक इंजीनियरिंग के माध्यम से। भाषा, अनुष्ठान और शक्ति वास्तविक डीएनए से तेजी से फैली, और फिर भी उन जगहों पर भी जहां संस्कृति समान दिखती है, नीचे का खून अधिक जटिल कहानी बताता है। जहां मलेरिया राजा के रूप में शासन करता था, एक लोगों के पास प्रतिरोध का मुकुट था। नेपाल के दक्षिणी तराई क्षेत्र में घने जंगल कभी भूमि पर फैले हुए थे, गर्मी, दलदल और बीमारी से भरे। सदियों तक वहां बसने की कोशिश करने वाले बाहरी लोगों का वही हश्र हुआ। मलेरिया तेजी से फैला और पूरे समुदाय नष्ट हो गए। अन्य क्षेत्रों के सैनिकों, प्रवासियों और किसानों ने तराई से बचा, क्योंकि भूमि को मौत का जाल माना जाता था। लेकिन थारू के लिए नहीं। थारू उसी खतरनाक वातावरण में रहते थे और वहां फले फूले जहां दूसरे गिर गए। पीढ़ियों तक उन्होंने परिवार पाले, खेती की और समुदाय बनाए, जबकि मलेरिया ने किसी और को मिटा दिया जो प्रवेश करता था। लंबे समय तक बाहरी लोग मानते थे कि यह भाग्य या जोखिम से प्राप्त प्रतिरक्षा थी, लेकिन जब वैज्ञानिकों ने उनके डीएनए का अध्ययन किया तो उन्हें असली कारण मिला। थारू के खून के अंदर अल्फा थैलेसीमिया नामक एक उत्परिवर्तन है। सामान्यतः अल्फा थैलेसीमिया को एक हानिकारक आनुवंशिक स्थिति माना जाता है। यह हीमोग्लोबिन की संरचना बदल देता है और एनीमिया का कारण बन सकता है। लेकिन तराई में यह तथाकथित दोष एक हथियार बन गया। परिवर्तित लाल रक्त कोशिकाओं ने मलेरिया परजीवी के लिए शरीर में जीवित रहना और फैलना कहीं कठिन बना दिया। जो दूसरे वातावरण में कमजोरी हो सकती थी, वह जंगल में ढाल बन गई। थारू के लिए इस अनुकूलन ने बाहरी लोगों की तुलना में मलेरिया से मृत्यु के जोखिम को लगभग 10 गुना कम कर दिया। यह दिखाता है कि प्राकृतिक चयन कैसे क्रूर गति से काम कर सकता है। जहां मलेरिया ने पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को मारा, वहां जो बच्चे इस उत्परिवर्तन को लेकर चलते थे, वे जीवित रहे, जबकि इसके बिना वाले अक्सर जीवित नहीं रहे। समय के साथ जीन थारू आबादी में सामान्य हो गया, जब तक कि यह लगभग सार्वभौमिक नहीं हो गया। बीमारी द्वारा मिटाए जाने के बजाय उन्होंने इसे अस्तित्व में बदल दिया। थारू की कहानी शेरपा को दर्शाती है।
लेकिन उल्टी में शेरपा ने डेनिसोवन से एक जीन की बदौलत बर्फीले पहाड़ों में पतली हवा में महारत हासिल की। थारू ने गर्म जंगलों में जीवन पर एक उत्परिवर्तन के साथ महारत हासिल की जो मलेरिया से लड़ता था। एक ने ऑक्सीजन की कमी के अनुकूलन किया, दूसरे ने मच्छरों द्वारा ले जाने वाले परजीवी के। दोनों ने ऐसे वातावरण का सामना किया जो बाहरी लोगों को मारते थे, और दोनों ने आनुवंशिक समाधान रखे जो चुनौती के लिए लगभग डिजाइन किए गए लगते थे। एक साथ ये दो उदाहरण दिखाते हैं कि मानव अस्तित्व एक रास्ता नहीं अपनाता। नेपाल में आप चरम सीमाओं को साथ साथ देख सकते हैं। पहाड़ जहां फेफड़े पतली हवा के लिए अपग्रेड किए गए हैं, और जंगल जहां खून बीमारी के खिलाफ कड़ा किया गया है। विभिन्न वातावरणों ने विभिन्न उत्तरों की मांग की, और सदियों में लोगों ने उन्हें दिया। आप एक भाषा उधार ले सकते हैं, लेकिन आपका खून कभी नहीं भूलता। यह नेपाल से मिले सबसे स्पष्ट सबकों में से एक है। पहाड़ियों और घाटियों में समुदायों ने अक्सर प्रभावशाली संस्कृति की भाषाएं अपनाईं। कुछ ने सामाजिक व्यवस्था में उठने के लिए ऐसा किया, अन्य ने घुलने मिलने के लिए, और अन्य केवल इसलिए क्योंकि भाषाएं व्यापार और शक्ति के माध्यम से प्राकृतिक रूप से फैलती हैं। लेकिन जबकि जुबान बदली, नीचे का डीएनए एक अलग कहानी बताता था। ब्राह्मणों के बीच, उदाहरण के लिए, भाषा और अनुष्ठान उन्हें इंडो आर्यन संस्कृति से मजबूती से जोड़ते हैं। फिर भी जब वैज्ञानिकों ने बारीकी से देखा तो उन्हें उनके आनुवंशिक मेकअप में गैर आर्यन पूर्वजों के संकेत मिले। वही पैटर्न अन्य समूहों में दिखाई देता है। आज इंडो आर्यन भाषाएं बोलने वाले गांव अक्सर पूर्वी एशियाई मातृलाइनें या प्राचीन संग्राहकों के निशान रखते हैं। भाषण एक कहानी सुझाता है, लेकिन खून दूसरी रखता है। संस्कृति और आनुवंशिकी के बीच यह अंतर दिखाता है कि सतह पर पहचान कैसे फिर से आकार दी जा सकती है। भाषा एक पुल की तरह काम कर सकती है, अलग समूहों को एक साथ जोड़ती है, या एक दीवार की तरह हमारी हार्ड इस बीएम सलानती है, उन्हें अलग रखती है। कुछ समुदायों के लिए प्रभावशाली जुबान अपनाना जीवित रहने का तरीका था। सत्ता में बैठे लोगों की भाषा बोलकर वे अलग दिखने से बचे, अदृश्यता के माध्यम से सुरक्षा पाते रहे। लेकिन जबकि उनकी भाषा बदली, उनका पूर्वज वही रहा। भाषा लचीली है। यह कुछ पीढ़ियों के भीतर सीखी, भूली या बदली जा सकती है। डीएनए नहीं है। यह गहरे इतिहास का हिसाब रखता है जो इतनी आसानी से दोबारा नहीं लिखे जा सकते। यही कारण है कि एक समूह इंडो आर्यन लग सकता है, लेकिन पूर्वी एशियाई खूनी लाइनें रख सकता है, या क्यों एक आबादी सांस्कृतिक रूप से तिब्बती लग सकती है, जबकि उनके मातृ पूर्वज दक्षिण पूर्व एशिया के जंगलों की ओर इशारा करते हैं। संदेश सरल लेकिन शक्तिशाली है। पहचान स्तरित है। लोग खुद का वर्णन करने का तरीका इतिहास, दबाव या अवसर के आधार पर बदल सकता है, लेकिन जड़ें जीन में बनी रहती हैं। वे हजारों साल पहले चले गए रास्तों से चिपकी रहती हैं, तब भी जब स्मृति और भाषा आगे बढ़ गई हो। नेपाल में यह तीखे विरोधाभास पैदा करता है। एक समुदाय वैदिक प्रार्थना कर सकता है, जबकि जंगल संग्राहकों का डीएनए रख सकता है। दूसरा तिब्बती बर्मी भाषा बोल सकता है, जबकि उनकी मातृ लाइन दक्षिण पूर्व की ओर इशारा करती है। ये अंतर एक दूसरे को रद्द नहीं करते। वे एक साथ बैठते हैं, हमें याद दिलाते हैं कि संस्कृति और जीव विज्ञान अलग नियमों का पालन करते हैं। एक तेजी से बदलता है, दूसरा याद रखता है। क्या हो अगर एक छोटा देश मानवता का संपीड़ित नक्शा हो,
नेपाल बिल्कुल वैसा है। इसकी संकीर्ण सीमाओं में लगभग हर तरह की आनुवंशिक कहानी है जो मनुष्यों ने कभी लिखी है। विलुप्त प्रजातियों के भूत जीन, मलेरिया ढाल जिन्होंने खून को फिर से जोड़ा, कोई परिवार न होने वाली भाषाएं और पत्थर की परतों की तरह एक साथ रखी गई वंशावलियां। हर समूह केवल एक समुदाय नहीं है, हर एक मानव अनुकूलन का एक अध्याय है। शेरपा दिखाते हैं कि क्या होता है जब प्राचीन डीएनए विलुप्त होने से बच जाता है और पतली हवा के लिए एक उपहार बन जाता है। उनका तारीख करानी है। एपजेक जीन डेनिसोवन से विरासत में मिला, उन्हें ऊंचाई का मास्टर बनाता है। थारू एक और तरह का चमत्कार प्रकट करते हैं, एक उत्परिवर्तन जो अधिकांश जगहों पर एक दोष लगता है लेकिन तराई के मलेरिया बेल्ट में एक ढाल की तरह काम करता है। उनके शरीर ने जंगल में अस्तित्व के नियम फिर से लिखे, कुसुंडा स्मृति का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन संग्राहकों के अवशेष जो खेती राज्यों या इंडो आर्यन आगमन से पहले नेपाल में चले, उनकी भाषा और डीएनए साबित करते हैं कि इस भूमि के सबसे पुराने बच्चे अभी भी समय के माध्यम से फुसफुसाते हैं, भले ही वे आज केवल कुछ ही हों। स्टेप पूर्वजों के साथ इंडो आर्यन दिखाते हैं कि संस्कृति जीन को कैसे बढ़ा सकती है। पिताओं के छोटे समूह रैका 93 वंशावली रखते थे और जाति, पदानुक्रम और विवाह नियमों के माध्यम से उनका प्रभाव अपनी संख्या से कहीं अधिक नेपाल भर में फैला। और फिर काठमांडू घाटी के नेवार हैं, एक संतुलन बिंदु जहां पूर्वी एशियाई और इंडो आर्यन पूर्वज लगभग 50-50 फ्यूज हो गए। वे बातचीत, समझौता और लंबे मिश्रण का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसने क्षेत्र के सांस्कृतिक केंद्रों में से एक का निर्माण किया। एक साथ ये समूह एक मोज़ेक बनाते हैं जहां हर टुकड़ा तेज है, धुंधला नहीं। पिघलने वाले बर्तन के विपरीत नेपाल अंतरों को संरक्षित करता है और उन्हें साथ साथ रखता है। घाटियों में केवल एक चलने में आप बर्फ, जंगल, स्टेप और मैदान द्वारा आकारित जीनोम से गुजर सकते हैं। आप उन लोगों से मिल सकते हैं जो ऐसी प्रजातियों से अनुकूलन रखते हैं जो अब अस्तित्व में नहीं है। केवल एक और देश नहीं, बल्कि मानव अस्तित्व और आविष्कार का एक जीवित संग्रहालय बनाता है। यह हमें दिखाता है कि हमारी कहानी कितनी नाजुक, शक्तिशाली और स्तरित है। यह एक ही भूदृश्य में ऊंचाई, बीमारी, मौनता, शक्ति और संतुलन के सबक संपीड़ित करता है। नेपाल एक अपवाद नहीं है, यह एक खाका है जो मानवता ने हमेशा किया है अनुकूलन, सहना और याद रखना, ऐसे तरीकों से जो कभी-कभी केवल हमारा डीएनए ही प्रकट कर सकता है। नेपाल साबित करता है कि मानव इतिहास खुद को मिटाता नहीं, यह स्तरित होता है। हर घाटी, हर समुदाय, हर जीनोम कहानी में एक और टुकड़ा जोड़ता है। इस छोटे राष्ट्र में हम देखते हैं कि लोगों ने न केवल जीवित रहा, बल्कि लगभग अकल्पनीय तरीकों से अनुकूलन किया। जीन फ्यूज, प्रतिरोधी और संरक्षित हुए। भाषाएं बदलीं, छुपीं और यहां तक कि गायब हो गईं। लेकिन कुछ भी पूरी तरह से खो नहीं गया। डीएनए पत्थर की तरह है, यह हजारों वर्षों में अपना आकार बनाए रखता है। प्रवासों, अनुकूलन और बहुत पहले चली गई प्रजातियों के साथ मुठभेड़ों की स्मृतियां रखता है। भाषा पानी की तरह है, यह बहती है, रास्ता बदलती है, वाष्पित होती है और नए रूपों में फिर से प्रकट होती है। नेपाल में पत्थर और पानी एक साथ आते हैं। डीएनए का पत्थर लंबे समय से भूले गए रास्तों को याद रखता है। भाषा का पानी दिखाता है कि मनुष्यों ने शक्ति, संस्कृति और अस्तित्व के अनुकूल
खुद को कैसे फिर से आकार दिया। एक साथ वे किसी भी स्मारक से अधिक समृद्ध रिकॉर्ड बनाते हैं। हम नेपाल से जो सीखते हैं वह यह है कि मानव पहचान सरल नहीं है। आप विजेताओं से उधार ली गई जुबान बोल सकते हैं, लेकिन आपका खून जंगलों, स्टेप राइडर्स या यहाँ तक कि होमो सेपियंस से भी पुराने पूर्वजों की फुसफुसाहट कर सकता है। आप एक परंपरा द्वारा आकारित अनुष्ठानों का पालन कर सकते हैं, जबकि आपका डीएनए बहुत पहले गायब हो गई दूसरी की निशानी रखता है। नेपाल हमें दिखाता है कि पहचान शुद्धता के बारे में नहीं है, यह परतों के बारे में है। और यह हिमालय के किनारे केवल एक छोटा देश है। अगर इतनी छोटी जगह में इतना कुछ छुपा हो सकता है, तो मध्य एशिया की भूली हुई घाटियों में, दक्षिण पूर्व एशिया के जंगलों में, या यहाँ तक कि आपके अपने खून में कितना कुछ और इंतजार कर रहा है। क्योंकि अगली खोज न केवल इतिहास को फिर से लिखेगी, यह हमें फिर से लिख सकती है। सब्जेक्ट को